अस्सलाम वालेकुम। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर इजाज साहब। फिर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम की टाइप्स क्या थे हमारे पास, हमने वेव नंबर कैलकुलेट किया था। सॉरी, आज हम डिस्कस करते हैं कि बोहर के मॉडल के लिए इफेक्ट्स क्या थे, कि जितनी भी बोहर ने कैलकुलेशन की है, एनर्जी कैलकुलेशन जब बात कर लें या रेडियस कैलकुलेशन की बात करें, वो किस बेस के ऊपर थी? हाइड्रोजन एटम के बेस के ऊपर। हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब क्या होता है कि जो बोहर का मॉडल है जिस उस एलिमेंट के लिए इंप्लीमेंट होगा उन तमाम एटम्स के लिए इंप्लीमेंट हो सकता है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा। आप implemented only mono electron atom और आइंस्टाइन के बोहर का मॉडल सिर्फ उसके लिए इंप्लीमेंट हो सकता है, ऐसे तमाम एटम्स के लिए, ऐसे तमाम आइंस के लिए जिसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। उसके एग्जांपल क्या हमारे पास, ये इंप्लीमेंट होता है हाइड्रोजन के लिए, उसके वजह क्या इसमें एक इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। ये इंप्लीमेंट होता है हीलियम आयन के लिए, He+1। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिमिलर किसके है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेटा। लिथियम+2, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने लिथियम में? 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। इन तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है? सेम है। ये तीनों ओबे करते हैं किसको? बोहर के मॉडल को। इसके अलावा कोई भी एटम या आइंस इंप्लीमेंट नहीं करता। नो इंप्लीमेंटेड फॉर नॉट implemented for poly electron atom और ions कि ये ऐसे तमाम एलिमेंट, ऐसे तमाम एटम, ऐसे तमाम आयंस जिसके अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके लिए बोहर का मॉडल इंप्लीमेंट नहीं होता। जो सेकंड हमारे पास है डिफेक्ट। सेकंड डिफेक्ट क्या है कि जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज प्लेस्ड इन हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर बेटा। स्पेक्ट्रोमीटर क्या बात कर रहे हैं? जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, जो हाइड्रोजन एटम है, जब उसको क्या करते हैं, हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर में रखते हैं, वो क्या करता है, इसको स्प्लिट करता है। स्प्लिटिंग the hydrogen spectrum into further fine structure या line। कि जब आपने क्या किया है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रम में रखा है, उसने क्या कर दिया, उस एक स्पेक्ट्रम लाइन को स्प्लिट कर दिया है बारीक लाइनों के अंदर बेटा। एग्जांपल है, ये स्पेक्ट्रम हमारे पास हाइड्रोजन का हाई रिजॉल्विंग इंस्ट्रूमेंट है, उसने क्या किया, इस एक लाइन को फर्दर स्प्लिट कर दिया फाइन स्ट्रक्चर के अंदर। बोहर का मॉडल ये फाइन स्ट्रक्चर ओबे नहीं करता, लेकिन बोहर का मॉडल इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या करता है, ओबे करता है। ये हमारे पास क्या है, डिफेक्ट है। According to Bohr model, electron revolve in circular around nucleus। अब बोहर ने क्या बात किया है, जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, किसके अंदर? इन सिंगल प्लेन।
सिंगल प्लेन। मॉडर्न स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? मॉडर्न रिसर्चर के इलेक्ट्रॉन क्या होता है? थ्री डायमेंशनल में अरेंज होता है, थ्री डायमेंशनल। के बोर के वर्णन के मुताबिक इलेक्ट्रॉन क्या है? न्यूक्लियस इन द सिंगल प्लेन में सर्कुलर रोटेट कर रहा है, लेकिन मॉडर्न स्ट्रक्चर के मुताबिक वो प्लेन क्या होता है? थ्री डायमेंशनल होता है। ये थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो हमारे पास लास्ट जो बनता है इफेक्ट क्या है या डिफेक्ट क्या है इसका? बोर का एक है ज़ीमैन इफेक्ट, ज़ीमैन इफेक्ट। दूसरा हमारे पास क्या है? स्टार्क इफेक्ट। अब बोर का मॉडल ना तो ज़ीमैन इफेक्ट को ओबे करता है ना स्टार्क इफेक्ट को ओबे करता है। ये इफेक्ट होते क्या है? जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, अब हुआ क्या है? जब मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कारक से मैग्नेटिक फील्ड मिलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है? स्प्लिट करता है, स्प्लिट दिस स्पेक्ट्रम। अब जो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रम हो रही है इसको बोर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए हम कहते हैं बोर का मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन द ज़ीमैन इफेक्ट। ठीक हो गया? अगर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्या करें? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? उस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को फर्दर स्प्लिट कर देता है, split it into further lines। और ये फर्दर स्प्लिटिंग हो रही है इसकी हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कब जब समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता कौन सा मॉडल? बोर का मॉडल। तो बेटा इसका हमारे पास कुछ डिफेक्ट्स आते हैं जिससे हम ये स्टडी कर लेते हैं कि बोर का मॉडल इज नॉट 100% एक्यूरेट। वो डिफेक्ट क्या आते हैं जो हमने आपके सामने डिस्कस कर दिए। अगर कुछ बोर्ड पर क्वेश्चन डिस्कस करें तो ये हमारे पास क्या बनता है? शार्प क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट? कि ज़ीमैन का इफेक्ट क्या था और स्टार्क का इफेक्ट क्या है? ज़ीमैन एक साइंटिस्ट पूछ रहा है जिसने क्या किया है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी किया है। स्टार्क के साइंटिस्ट पूछ रहा है जिसने क्या किया? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टडी किया। तो दोनों के रिजल्ट्स जो आए हमारे पास after passing magnetic field and after passing electric field, बोर का मॉडल क्या है? एक्सप्लेन किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डुअल नेचर ऑफ मटेरियल। कौन सा है? डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब डुअल नेचर ऑफ मैटर क्या होती है? प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी डेवलप की। उस क्वांटम थ्योरी के मुताबिक कौन सी क्वांटम थ्योरी? प्लैंक थ्योरी। उस थ्योरी के मुताबिक जो लाइट है मटेरियल नेचर एंड वेव नेचर। प्लैंक की क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करती है जो लाइट है उसके अंदर वेव नेचर भी एग्जिस्ट करती है, उसके अंदर दूसरी चीज एग्जिस्ट करती है, मटेरियल नेचर भी एग्जिस्ट करती है। इसी कांसेप्ट को आगे लेके कौन चला है? डी ब्रॉगली। 1924 के अंदर डी ब्रॉगली ने
टेम्परेचर भी है, उसका मास भी है, उसकी वेवलेंथ भी डिस्कस करती है। सिमिलर टू दिस कंसेप्ट उसने क्या इंट्रोड्यूस कर दी, जो मादा है मैटर है उसमें क्या होती है, वेव नेचर भी होती है, उसमें क्या होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है। नेक्स्ट एक बार याद रखना, उसने ये कंसेप्ट किसकी बेस के ऊपर दिया, माइक्रो बॉडीज के ऊपर, माइक्रो पार्टिकल के ऊपर, पार्टिकल या बैक्टीरिया, ऐसा तमाम मेटेरियल साइज क्या होगा, बहुत कम होगा, उसके लिए उसने कंसेप्ट डेवलप कर दिया। तो यहां से उसने एक इक्वेशन डेवलप की, वो इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m v। तो ये इक्वेशन आगे इसको कहते हैं डी ब्रोगली वेव इक्वेशन बेटा। अब ये इक्वेशन क्या एक्सप्लेन कर रही है कि मास और वेवलेंथ में क्या एक रिलेशन है। वो रिलेशन कैसे एक्सप्लेन होता है, अगर मास हम ज्यादा कर दें वेवलेंथ में क्या होती है, कम होती है, अगर मास हम कम कर दें वेवलेंथ में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अब इसी से उसने ड्राइव किया है, अब देखते हैं कि उसने ये इक्वेशन कैसे ड्राइव किया है। हमारे पास है प्लैंक्स इक्वेशन E is equal to h mu, ये इक्वेशन 1 है। कौन सी इक्वेशन है, प्लैंक्स इक्वेशन। इसका हमारे पास एक शॉर्ट डेवलप हुई है, आइंस्टाइन इक्वेशन E is equal to mc square। ये दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में एनर्जी का रिलेशन किसके साथ है, एक का वेव फ्रीक्वेंसी के साथ है, दूसरे नंबर का किसके साथ है, मास के साथ है। जब ये दो पॉइंट्स बराबर है तो हम क्या करते हैं, h mu is equal to mc square। और अब जाते हैं जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी is equal to c over lambda। हमने ये कोड कर दिया है जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास वो किसके बराबर होती है, इनवर्स ओवर लैम्डा के। तो ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, किसके बराबर हो जाएगी, h c over lambda is equal to mc square। डियर स्टूडेंट्स हम क्या देखना चाह रहे हैं कि लैम्डा का मास के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो हम लैम्डा अपोजिट साइड पे ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, h c over mc square is equal to lambda। c से c कैंसिल हो जाएगा, सो लैम्डा इज इक्वल टू h over mc। c हमारे पास क्या है, वेलोसिटी के साथ में बात करते हैं, c इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये वेलोसिटी हो जाएगी, इसको हम रिप्लेस करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h over mv। ये क्या जस्टिफाई करती है, जिस पार्टिकल का मोमेंटम होगा mv इज इक्वल टू मोमेंटम बेटा, ये मोमेंटम है हमारे पास, मोमेंटम जिस पार्टिकल का होगा उसमें क्या एग्जिस्ट करेगी, हमारे पास वेवलेंथ एग्जिस्ट करेगी। इसका मोमेंटम किसका होता है, किसी भी मेटेरियल नेचर का होता है। इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए उसने दो एक्सपेरिमेंट किए। एक एक्सपेरिमेंट क्या है कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट के अंदर, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी बताई, 2.188 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी वेवलेंथ क्या होगी। इन वैल्यूज को यहां पर करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू प्लस वैल्यू कितनी है, 6.6426 10 पर माइनस 34 जूल सेकंड divided by mass of electron 9.109 10 to minus 31 kilogram into velocity कितने हमारे पास 2.188 10 power 8 मीटर पर सेकंड। डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, लैम्डा इज इक्वल टू 0.33 नैनोमीटर। कि वो इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी कितनी है, ये वेलोसिटी 1 है, किससे मौजूद है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के एटम में मौजूद है, ऑर्बिट में अवेलेबल है, उसमें वेवलेंथ क्या होगी, ये वेवलेंथ। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन या माइक्रो पार्टिकल जब मूव कर रहे होते हैं उनके अंदर मोमेंटम होता है, तो उसमें क्या एग्जिस्ट करती है, वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है। इस चीज को जस्टिफाई किया है कैसे, आप सपोज करता है एक बॉडी उसका मास कितना है, m is equal to 1 ग्राम,
किसके बराबर है? 10⁻³ किलोग्राम के बराबर है। अगर वो बॉडी मूव कर रही हो, उसकी वेलोसिटी क्या है हमारे पास? वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड से, तो कहते हैं उसमें क्या वेवलेंथ होगी। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक पार्टिकल हमारे पास क्या है? माइक्रो पार्टिकल। अब उस पार्टिकल का साइज हमने बढ़ा दिया, उसमें वेवलेंथ क्या होगी? तो फार्मूला हमारे पास क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू डेंसिटी वैल्यू कितनी है? 6.626 10⁻34 जूल सेकंड। अब मास ऑफ पार्टिकल कितना हम इंट्रोड्यूस कर गए? 10⁻³ किलोग्राम। वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6.626 10⁻30 मीटर। मतलब क्या, अगर पार्टिकल का मास हम ज्यादा कर देंगे, उसमें वेवलेंथ क्या है? डिक्रीजमेंट हो जाएगी बेटा। ये वेवलेंथ कितनी वैल्यू है कि हम अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर करते हैं? 0 के बराबर करते हैं। ये तो हमारे पास रिलेशनशिप आ गया। यहां से बात जस्टिफाई होगी सिर्फ ओनली मैक्रो पार्टिकल के लिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मैक्रो पार्टिकल के लिए जस्टिफाई नहीं होती। अगर इसी का कंपैरिजन किया किसके साथ? प्रोटॉन के साथ। अगर प्रोटॉन सेम वेलोसिटी मूव कर रहा है, उसी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v कितनी है हमारे पास? 2.188 मीटर पर सेकंड से, तो उसकी वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कितनी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? उसका मास ज्यादा है। कितनी वेवलेंथ होगी? 1836 टाइम लेस होगी as compared to इलेक्ट्रॉन। अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल का साइज और ज्यादा है हमारे पास। तो अल्फा पार्टिकल की जो वेवलेंथ है, अल्फा पार्टिकल वो कितनी कम हो जाएगी? 7344 टाइम लेस देन इलेक्ट्रॉन। यहां से ये बात जस्टिफाई होती है, जितना पार्टिकल का साइज कम होगा उसके अंदर वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी। ये तो हमारे पास ये बना इलेक्ट्रॉन की, जितना पार्टिकल का साइज क्या है ज्यादा नष्ट हो जाएगा, उसकी वेवलेंथ क्या है उतनी डिक्रीज नष्ट हो जाएगी। तो वेवलेंथ स्ट्रेंथ है तमाम बॉडीज के अंदर। लाइक इसको जस्टिफाई किसमें कर सकते हैं? मैक्रो पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड मॉलिक्यूल के अंदर। लाइक उससे बड़े पार्टिकल जब हम बात करेंगे उसमें अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। ये हमारे पास क्या टॉपिक है? डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो जस्टिफाई किसने किया है? ये इसको एलैबोरेट किसने किया? वो कौन है? डी ब्रॉगली। कब किया है? 1924 के अंदर। नेक्स्ट टाइम हम एक टॉपिक के साथ मिलेंगे जो इसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए दो साइंटिस्ट आए हैं। उसको कहते हैं वेरिफिकेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल। तब तक के लिए अल्लाह।